हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वर्ड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले पर्यावरण के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि औद्योगिक क्रांति के वजह से वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ा है। तो औद्योगिक क्रांति का काल किस सन से प्रारंभ हुआ था? यह काल प्रारंभ हुआ था 1760 से 18वीं शताब्दी में। तो उसकी वजह से वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ना प्रारंभ हुआ था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की वजह से कोयले का अत्यधिक जलाना हुआ। फिर उसके बाद तेल ईंधन की खोज होने के बाद उनको जलाना प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ता गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मानव का पर्यावरण के संबंध में कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, जिन्हें हमारे कुछ प्रकृतिवादी, जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ अपनी अवधारणाएं दी हैं। देखिए, ये अवधारणाएं जो हम पढ़ रहे हैं, संबंधों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चंस में जो आप देखते होंगे, जो अब क्वेश्चन आने लगे हैं, उनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वरना जो जो मेंस प्री मेंस की प्रकृति वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें मेंस में पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है, उसमें लिखने के लिए ये अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके प्री के लिए भी क्वेश्चन में पढ़ने के लिए अच्छे हैं और मेंस के लिए भी अच्छे हैं। तो इन संबंधों के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो पहला जो कुछ अवधारणा है वो कहती है नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा ये कहती है कि मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। जी, इस अवधारणा को जो जनक हैं वो माने जाते हैं हम्बोल्ट, रेडजेल व कार्ल रिटर, जो ये कहते हैं कि प्रकृति शक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है तथा ये मानव को नियंत्रित कर सकती है। दूसरी अवधारणा है संभववादी अवधारणा। ये अवधारणा कहती है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार की परिवर्तन कर सकने की क्षमता है। संभववादी अवधारणा में जो संभववाद शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एल फेब्रे ने किया था। अगली अवधारणा है नवनियतिवादी अवधारणा। ये अवधारणा नियतिवादी और संभववादी अवधारणा का मिला जुला रूप है, और ये अवधारणा ये कहती है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना विनाशकारी है। ये किसके लिए विनाशकारी है? मनुष्य के लिए विनाशकारी है। और ये अवधारणा कहती है कि प्रकृति का दोहन हमें इस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसके संसाधनों का दोहन होने के बाद उसे अपने आप को पुनः रिवाइव करने के लिए, अपने आप को पुनः उसी स्थिति में पहुंचने के लिए उसे समय चाहिए। तो ये अवधारणा क्या कहती है कि रुको और जाओ की नीति को अनुसरण करना चाहिए। तो हमें नवनियतिवादी अवधारणा से क्या समझ में आता है कि यह अवधारणा हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणीय विकास, उसको भी ये प्रतिरूप करती है। तो आइए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है, धारणीय विकास या स्थायी विकास। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आने वाला सबसे हॉट टॉपिक होता है और इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें जो हमारा विकास है वो हमारा क्या है, धारणीय और स्थायी विकास हमारा होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका तात्पर्य क्या कहता है? ये वह कहता है कि यह वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसके लिए आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसका सीधी सीधे अगर हम साधारण भाषा में अगर इसको हम बात करें, तो इसका कहने तात्पर्य ये है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, वो जिस माहौल में हमारे आसपास जो संसाधन है, हम उसका इस प्रकार से यूज़ करें कि ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी वह संसाधन बचे रह सके, ताकि वो ये ना कहें कि हमारी जो पूर्व में पीढ़ियां थी उन्होंने इस क्षेत्र का पूरी तरीके से दोहन कर लिया है और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि हमें आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा का इस प्रकार संतुलन बनाए रखना है कि भावी पीढ़ी के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं उनको हम सुरक्षित कर सकें और उसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी क्या हों, पूरी हो सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है? ये कहती है
देखिए, इसको सतत भी बोलते हैं, निर्वहनीय भी बोलते हैं, निरंतर भी बोलते हैं और स्थायी विकास भी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है, उसका शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट। उसमें IUCN ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब हिंदी में पूछा जाएगा तो सतत, निर्वहनीय, निरंतर या स्थायी, इस तरह के शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। 1987 में WCED ने, जिसने अवर कॉमन फ्यूचर, अब WCED देखिए क्या है, एक संस्था है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की थी अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसमें इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर उसके पश्चात 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जो रियो डी जेनेरियो, आप सभी जानते हैं कि वह ब्राज़ील में है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर एजेंडा 21 घोषित किया गया था। एजेंडा 21 में कुछ हमारे एक 21 पॉइंट्स थे जिनको घोषित किया गया था, जो पर्यावरण के सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास से संबंधित थे, जिसमें इनको समर्थन दिया गया था। तो 2020 ईस्वी में जोहानसबर्ग सम्मेलन हुआ था, जिसको हम रियो 10 के नाम से जानते हैं। इसको रियो 10 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1992 में अगर आप 10 साल जोड़ेंगे तो सन 2002 का समय आता है, इसलिए इसको रियो 10 बोलते हैं। तो जोहानसबर्ग सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसका सम्मेलन का मूल मुद्दा ही सतत विकास था। फिर 2012 में ब्राज़ील के रियो में रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट्स। इस सम्मेलन में ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया था। ग्रीन इकोनॉमी से तात्पर्य ये है कि हमें अपने जो आसपास के, जो हमारा हैबिटेट है, हमारा जो वन है, हमारे जो वृक्ष हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना है हमें। तो ये ग्रीन इकोनॉमी को, और उसको जो हमें अपनी GDP है उसमें इसको हमें जोड़ना है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन इकोनॉमी हम बोलते हैं कि उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कितना जनरेशन हुआ। तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने क्षेत्र में ग्रीनरी, पेड़ पौधों को विकसित किया है, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में कितना इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। तो उसके बाद आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके कुछ गोल्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया किसके द्वारा गया है? इसको अपने हम लोग पढ़ चुके हैं, IUCN ने इसको सबसे पहले इस रणनीति का प्रयोग किया था, इसको अपनी रिपोर्ट में जारी किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के कुछ गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, इन्हें हमें अचीव करना है। और ये गोल्स कौन कौन से हैं, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखते हैं कि ये 17 गोल्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को, और इनको 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेटअप किया गया था। और ये अचीव करने की एक कट ऑफ डेट भी दी गई थी, जिससे 2030 तक हमें इन सभी डेवलपमेंट गोल्स को, टोटल 17 गोल्स हैं, इनको हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स हैं, उनको हमें कब तक अचीव करना है, तो उसकी कट ऑफ डेट क्या है, 2030। तो आइए कुछ ये 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि सीधे सीधे इस तरीके से प्रश्न आता है कि पूछ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 नंबर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। कभी कभी मैचिंग द फॉलोइंग्स के लिए भी आ जाता है कि 1 2 3 4 ये हमारे सिस्टम, और उनके रिस्पेक्ट में सामने में उनके गोल्स लिखे रहते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और मैचिंग के लिए भी आता है, तो हमें इनको याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो नंबर 1 जो सबसे पहला सब SDG 1 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, वो क्या कहता है, वो कहता है नो पॉवर्टी, मतलब कोई गरीबी नहीं। नंबर 2 कहता है जीरो हंगर, भूखमरी को हमें जीरो करना है। नंबर 3 को बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलनेस। नंबर 4 SDG है क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 6 जेंडर इक्वेलिटी। नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
आपने देखा होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो इसी SDG 6 के अंतर्गत चलाया गया था। SDG नंबर 6 जो है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो हमारे नवीकरणीय जो सौर ऊर्जा और उससे संबंधित जितनी भी ऊर्जा को हम पढ़ते हैं और जो अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं वो इस SDG 7 को अचीव करने के लिए चलाए जा रहे हैं। नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। देखिए, ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी और एक जेंडर इनइक्वालिटी, तो जेंडर इनइक्वालिटी का तात्पर्य है कि लड़का लड़की जो उनका जेंडर रेशियो है वो एक समान रहे, ताकि उनमें एजुकेशन और जो उनके विकास से संबंधित है कोई भी इनइक्वालिटी ना रहे उनको देख करके कि ये लड़का है ये लड़की है। नंबर 10 जो रिड्यूस इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है जो सोशल, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसा जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, जो अमीर है जो गरीब है, तो उनके बीच में एक तरह की इनइक्वालिटी है, तो उस इनइक्वालिटी को हमें दूर करना है। तो नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर का तात्पर्य यह है कि जो मरीन जो इकोसिस्टम है, जो हमारा समुद्री पर्यावरण है, जो जल संबंधित जितना जीवन है उससे संबंधित हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड। नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। नंबर 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये हमारे 17 गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।